तो कोई हेलुसिनेशन का केस आप शेयर करना चाहें हमारे साथ? तो उसमें था, एक लड़की आई थी, छोटी ही थी, मान लीजिए 20-22 साल की। ओके। साथ में वो बोली कि मैम एक और कुर्सी लगा दीजिए यहाँ पे। मुझे ऐसा लगा कि शायद उनके माता पिता भी साथ में आए होंगे। कुर्सी लगाई तो बोला हाँ जी अब शुरू कीजिए। तो मेरे को आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैंने पूछा कि आपने सेकंड चेयर क्यों लगवाई मुझसे? कहती मेरी फ्रेंड बैठी है ना यहाँ पे। इसलिए डिप्रेशन के 3 कोर क्राइटेरिया होते हैं, अगर ये मैच कर रहा है तो ही हम सेकेंडरी सिम्टम्स पे जाते हैं। ओके। सबसे पहला है लो मूड, जिसको हम कहते हैं उदासी रहती है। फिर दूसरा है फटीग, मतलब शरीर में थकान रहती है। एंड तीसरी चीज होती है एनाडोनिया, मतलब कि जो चीजें पहले पसंद थी करना अब उनमें रुचि नहीं है। तो व्हेन शुड समवन कंसीडर थेरेपी? आई थिंक सबको थेरेपी की बहुत ज़रूरत है। सबको? सबको। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेस, एंजाइटी एंड डिप्रेशन? नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं आशु प्रजापति स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने पॉडकास्ट शो साइकोरियन टॉक्स में। और आज की जो हमारी गेस्ट हैं, शी इज़ अ साइकोलॉजिस्ट, मिस कशिश अरोड़ा। और आज हमने उनसे बात करी ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में। हमने जाने मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स जैसे ADHD, बाइपोलर डिजीज़, मीनिया, स्किज़ोफ्रेनिया और साथ ही साथ स्किज़ोफ्रेनिया के कुछ केसेस के बारे में भी हमने डिस्कस करा। और हमने साथ उनसे बात करी लव थेरेपी के बारे में, क्यों लोग अटैच हो जाते हैं बहुत ज़्यादा अपने टॉक्सिक पार्टनर से, क्यों वो मूव ऑन नहीं कर पाते, और भी बहुत कुछ। और आई होप आपको ये कन्वर्सेशन काफ़ी अच्छी लगने वाली है। सो लेट्स बिगिन द शो। सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेस, एंजाइटी एंड डिप्रेशन? हाउ समवन कुड डिफरेंशिएट बिटवीन देम? स्ट्रेस, एंजाइटी एंड डिप्रेशन। यस। स्ट्रेस हम सबको होता है। स्ट्रेस के 2 तरीके होते हैं, 2 तरीके नहीं, 2 और डिविजन्स ले लो। यूज स्ट्रेस एंड डिस्ट्रेस, ठीक है। अब यूज स्ट्रेस को एक ऐसे ग्राफ की तरह समझते हैं। तो ग्राफ जब ऊपर जाता है ना, एक बेल कर्व जो होता है। लाइक मैं यू स्ट्रेस, आप यू वाला कह रहे हो? नो, ओके। EUSTRESS। ओके। ओके, तो इसको एक बेल कर्व की तरह समझते हैं, जैसे एक घंटी की शेप होती है ना, लाइक दिस। तो जब बार ऊपर जाता है, जब ग्राफ में ऊपर जाता है, तो एक ऑप्टिमम लेवल होता है एट द सेंटर ऑफ दैट बेल कर्व। ओके। जब तक आपकी गाड़ी वहां पर है, मतलब ये अच्छा स्ट्रेस है। यू स्ट्रेस इज इक्वल टू गुड स्ट्रेस। कि कभी कभी जिंदगी में कुछ काम करने के लिए हमें ना स्ट्रेस लेना ज़रूरी होता है। बहुत बच्चे होते हैं कि मैम जब तक एंड में प्रेशर नहीं पड़ता ना, पढ़ाई नहीं होती है। वो प्रेशर नहीं है, वो एक्चुअली में स्ट्रेस है, लेकिन वो एक गुड स्ट्रेस है जो आपको पुल करता है आपकी बॉडी को कि हाँ तू आगे बढ़, तू कर सकता है। एंड इट डज नॉट बर्न यू आउट। उल्टा प्रोडक्टिविटी आपकी मैक्स इंक्रीज होती है। बट जब वो ऑप्टिमम लेवल हिट होके जब बेल कर्व नीचे जाना शुरू होता है, राइट, सो इट्स लाइक दिस। सो व्हेन द ग्राफ कम्स डाउन, वो धीरे धीरे एग्जॉस्शन, बर्नआउट पे चला जाता है। दैट इज व्हेन वी कॉल इट कि ये डिस्ट्रेस हो रहा है। तो स्ट्रेस ये होता है, ठीक है। ये आम आदमी को, आपको, मेरे को, आए दिन सबको होता है। ठीक है। बहुत आम सी बात है। अगर आपके पास बेसिक कोपिंग मैकेनिज्म्स हैं, अगर आपको पता है कि इस चीज़ से कैसे हेल्दी वे में डील कर सकते हैं, ये कोई मानसिक बीमारी नहीं है, है ना। ये रोज का दिनचर्या है। आजकल की जिंदगी इतनी फास्ट पेस हो गई है कि सब कोई होता है। हर किसी को थोड़ी ना बोल सकता है आप मानसिक रोगी हैं। नहीं बोल सकते ना। तो हर चीज को पैथोलॉजाइज नहीं कर सकते। फिर आपने मुझसे पूछा था एंजाइटी क्या होती है। एंजाइटी को सिंपल शब्दों में बोलूं तो वो जो घबराहट, बेचैनी, अचानक से कहीं भी बैठ के पसीना आ जाता है शरीर में। कभी नोटिस भी किया होगा कि बैठे बैठे ऐसा लगता है गूज बम्स आ रहे हैं। क्योंकि शरीर का टेम्परेचर कम होने लग जाता है। सर भारी लगता है। कभी आपको घुटनों में दर्द होता है जब आप एक ही चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचते हो। आपकी कमर में दर्द होने लगता है। ये सब सिम्टम्स होते हैं आपके एंजाइटी के। एंजाइटी से घुटने और कमर में भी दर्द होता है? एंजाइटी में फिजिकल मैनिफेस्टेशन सिम्टम्स का बहुत ज़्यादा होता है। मतलब फिजिकल मैनिफेस्टेशन का मतलब ये है कि मेंटल हेल्थ सिर्फ यहाँ नहीं है। जब वो कोई चीज़ यहाँ इफ़ेक्ट करती है ना, आपके पूरे शरीर में उसका इफ़ेक्ट दिखना शुरू होता है। जैसे कि मान लीजिए एंजाइटी हो रही है आजकल मान लीजिए बच्चों का क्या सबसे ज़्यादा एंजाइटी देने वाला क्या है? बॉयफ्रेंड के साथ लड़ाई हो गई, गर्लफ्रेंड के साथ लड़ाई हो गई, किसी ने इसको ब्लॉक कर दिया, किसी ने किसी को ब्लॉक कर दिया। उसके बाद बच्चों को बेचैनी होती है, घबराहट होती है, दिल की धड़कनें तेज़ हो जाती हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि मैम उल्टी जैसा लग रहा है, वो नौजिया। ये सारा फिजिकल मैनिफेस्टेशन ही तो है एंजाइटी का। वरना सोचिए, जो चीज़ यहाँ तंग कर रही है उससे आपको उल्टी क्यों आएगी, उससे आपको डायरिया क्यों होगा,
उससे आपको ज़्यादा वॉशरूम जाने की नीड क्या होगी? पीठ का दर्द, कमर का दर्द, गर्दन में। आपने बोला कि फिज़िकली कैसे मैनिफेस्ट होता है एंजाइटी का सिम्टम, तो आपको एक एड के थ्रू बताती हूँ। बताइए। याद करो बचपन में जब विक्स की जो एड आती थी, हाँ, या वॉलिनी मूव की एड आती थी, अच्छा समझ गया मैं। है ना? तो क्यों हमेशा वो वीडियो स्टार्ट होता था कि आदमी या औरत काम कर रहा है, बहुत सारा काम है, ऑफिस में इतना स्ट्रेस है, तो वो अपनी गर्दन ऐसे ऐसे अपने आर्म्स ऐसे मूव कर रहा है। वो क्यों दिखाते हैं? वो यही दिखाते हैं दैट स्ट्रेस, एंजाइटी या कुछ भी मेंटल डिसऑर्डर हो, आपका फिजिकल मैनिफेस्टेशन उसका आएगा ही आएगा। ओके। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ मेंटल हेल्थ इन द सेंस कि बहुत ज़रूरी होता है इन सारी चीज़ों को बारीकी से पकड़ना। क्योंकि पेशेंट को पता ही नहीं चलेगा कि ये जो पेट दर्द, ये जो गैस्ट्रिक डायरिया हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, ये सब एक्चुअली एक मेंटल डिसऑर्डर की वजह से हो रहा है। एंड ये नहीं कि आपने कल रात को गोलगप्पे खा लिए थे तो उसकी वजह से अब आपको डायरिया या गैस्ट्रिक इशू हो रहा है। ओके। एंड व्हाट अबाउट डिप्रेशन? नाउ डिप्रेशन इज़ जब हमारे पास लोग आके कहते हैं कि मैम मन उदास हो रहा है, कुछ काम करने का मन नहीं करता है, और जो चीज़ें पहले पसंद थी वो अब करने का मन नहीं करता है। तो अब डिप्रेशन के जो सेकेंडरी सिम्टम्स होते हैं ना, कि दुनिया के बारे में, अपने लिए या दुनिया के बारे में एक नेगेटिव पर्सपेक्टिव रखना, अकेले रहना, समटाइम्स सुसाइडल थिंकिंग भी आ जाती है लोगों में, एकदम ही अलूफ हो जाना, खाना कम कर देना, या अचानक से खाना बहुत ज़्यादा खाने लगते हैं लोग, या तो नींद बिल्कुल ही उड़ गई है या नींद ही आई जा रही है बार बार, इंसान सो ही जा रहा है, उठ ही नहीं पा रहा है। लेकिन ये जो सिम्टम्स होते हैं ना, ये और भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में प्रेजेंट होते हैं। तो मुझे कैसे पता कि ये डिप्रेशन है कि ये कुछ और है? इसलिए डिप्रेशन के 3 कोर क्राइटेरिया होते हैं। अगर ये मैच कर रहा है तो ही हम सेकेंडरी सिम्टम्स पे जाते हैं। सबसे पहला है लो मूड, परसिस्टेंट लो मूड, जिसको हम कहते हैं उदासी रहती है, ठीक है। फिर दूसरा है फटीग, मतलब शरीर में थकान रहती है, बहुत थकान रहती है, जितनी पहले एनर्जी थी अब उतनी एनर्जी नहीं है। एंड तीसरी चीज़ होती है एनाडोनिया, मतलब कि जो चीज़ें पहले पसंद थी करना अब उनमें रुचि नहीं है। जैसे कि मुझे डांस करना अगर बहुत पसंद है, बट अगर मैं एक डिप्रेसिव एपिसोड से जा रही हूँ तो मेरे को डांस में मज़ा नहीं आएगा, ना मैं कर पाऊँगी मेरी फटीगेबिलिटी की वजह से, और ना मुझे उस चीज़ में रुचि आएगी। तो स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन का ये क्लियर कट डिस्टिंक्शन होता है। लेकिन जिनको डिप्रेशन है उनको एंजाइटी होने के बहुत चांसेस होते हैं, कोमॉर्बिडिटी होती है, और जिनको एंजाइटी है उनको डिप्रेशन के चांसेस होते हैं। मैं अपने क्लिनिकल काइंड ऑफ कहीं ना कहीं। तो व्हेन शुड समवन कंसीडर थेरेपी, कि अब भाई टाइम आ गया है और मुझे थेरेपी ले लेनी चाहिए? आई थिंक, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द हम देखते हैं इंडिया में लोग नहीं लेना चाहते, दे आर लाइक ठीक है भाई हम खुद ही ठीक हो जाएंगे, मुझे नहीं लेनी, मेरे को वो थोड़ी है कोई मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम, वो एक्सेप्ट भी नहीं करते इस चीज़ को। आई थिंक सबको थेरेपी की बहुत ज़रूरत है। सबको आई थिंक एवरीवन शुड ट्राई थेरेपी, क्योंकि अब मैं बताती हूँ, थेरेपी इज़ नॉट इक्विवेलेंट टू मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स। अगर आप किसी साइकोलॉजिस्ट के पास, थेरेपिस्ट के पास जा रहे हैं, किसी भी काउंसलर के पास जा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कोई मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं, आप पागल नहीं हो। इसका एक बहुत छोटू सा एग्जांपल देखिए, अगर मैं आपको समझाऊं, तो जो कपल्स थेरेपी में लोग आते हैं वो पागल थोड़ी ना है। उनकी अगर कंपैटिबिलिटी में प्रॉब्लम है, अगर मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, दैट डजंट नेसेसरीली मीन ना कि आप पागल हैं। उसी हिसाब से जब हमारे पास आता है कोई भी, वी डोंट लुक एट देम एज पेशेंट्स। मेरे पास कितने भी लोग आते हैं अपने असेसमेंट्स के लिए, थेरेपीज़ के लिए, मैं उनको ये नहीं देखती कि ये मेरा पेशेंट है। मैं इनको देखती हूँ कि एक इंसान है जो स्ट्रगल कर रहा है, जिसके पास कोपिंग मैकेनिज्म्स अब नहीं रह गए हैं, एंड इसलिए उनको एक प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत है। दैट इज़ इट। हम साइकोलॉजिस्ट लोगों को, अपने पेशेंट्स को, अपने क्लाइंट्स को ऐसे ही देखते हैं, लेकिन मूवीज़ ने काफ़ी ज़्यादा उसको ग्लोरीफाई कर दिया है कि पेशेंट्स हैं आप हमारे, यू आर मेंटली अनवेल। येस, ऑफ कोर्स सम पीपल आर मेंटली अनवेल ना। मेजर डिसऑर्डर्स लाइक स्किज़ोफ्रेनिया हो गया, कोई साइकोटिक स्पेक्ट्रम में है, कोई न्यूरोसिस में है, या कोई चाइल्ड स्पेक्ट्रम में आ रहा है, ऑब्वियसली दोज आर इश्यूज़। बट ज़रूरी है कि कोई थेरेपिस्ट के पास आए सिर्फ इसीलिए। सो एनी टाइम दैट
यू फील कि हाँ यार अब मेरे से खुद हैंडल नहीं हो रहा है, अब मेरी सोशल लाइफ, मेरी ऑक्यूपेशनल लाइफ और मेरी पर्सनल लाइफ अफेक्ट हो रही है कि मेरा काम में दिक्कत आ रही है, लोगों से बात, उनके साथ जो रिश्ते हैं उनमें दरारें आने लग रही हैं, खुद को समझने में दिक्कत आ रही है। जब ये 3 चीज़ें बहुत प्रोमिनेंट होने लगे आपके साथ, यू शुड गो टेक थेरेपी। एटलीस्ट ट्राई 1 सेशन। मैं सबको ये रेकमेंड करती हूँ, एटलीस्ट एक थेरेपी सेशन तो लेके देखो। ओह, देख लेना। और क्या ही बोलूँ। ओके, तो इसमें मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे कुछ लोग होते हैं जो आपने डिप्रेशन के सिम्टम बताए जी। उससे डील कर रहे होते हैं, लाइक अगर उनको कोई 1 या 2 ट्रेट है उनमें से, बट उनकी जो वर्क लाइफ है वो डिस्टर्ब नहीं हो रही, वो काम पूरा कर रहे हैं अपना, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं लो फील कर रहे हैं, लेकिन अपने काम में उसको बाधा नहीं बनने दे रहे, तो उसको भी डिप्रेशन कंसिडर किया जाएगा या नहीं? बिल्कुल, दैट इज कॉल्ड हाई फंक्शनिंग डिप्रेशन। ओके, अब इसमें क्या होता है? हाँ, अब हाई फंक्शनिंग डिप्रेशन एक थोड़ा न्यू टर्म है, बट इट्स अ वेरी वैलिड टर्म। ओके, आजकल ये दिखने में आ रहा है कि आपका मन उदास होगा, थकान रहेगी, जो चीज़ें पहले पसंद था करना अब उसमें रुचि नहीं रहेगी, लेकिन आप ऑफिस जाओगे टाइम पे, डेडलाइंस पे अपने काम सबमिट करोगे, लोगों के साथ शायद बाहर भी जाओगे, उनके साथ बात भी करोगे, उनके साथ हंसी मजाक भी करोगे, ह्यूमर वाला डिफेंस मैकेनिज्म पूरा 100% ऑन रहेगा, लेकिन उसी इंसान को साइड में कुछ देर बिठा के अगर एक हक करोगे ना, तो दिखेगा दैट द पर्सन इज स्ट्रगलिंग अ लॉट, क्योंकि लोगों को पता नहीं होता उनके सिम्टम्स का मतलब क्या है, बिकॉज दे फील कि अगर मैं ऐसा महसूस कर भी रहा हूँ तो क्या हो गया, काम रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि पीछे रह जाऊंगा। लोगों को ना फेलियर की टेंशन नहीं होती है, दे आर नॉट स्केर्ड ऑफ फेलियर, दे आर स्केर्ड ऑफ फॉलिंग बिहाइंड, एंड दोज 2 थिंग्स आर वेरी सेपरेट। एंड व्हेन यू एक्चुअली टॉक अबाउट इट, जब आपको बात करके उनसे दिखता है कि वो सोचते कैसा है, उनका थॉट प्रोसेस क्या है, जिसको हम कहते हैं कॉग्निशन क्या है, उस थॉट के पीछे, तब हमको ये सब चीज़ें दिखने में आती हैं कि ये इंसान स्ट्रगल तो बहुत पहले से कर रहा है, बट उसके पास उतना टाइम ही नहीं बचा अपने आप को देने के लिए, क्योंकि घर की जिम्मेदारी, बीवी बच्चे की जिम्मेदारी, कॉलेज के असाइनमेंट, अच्छे कॉलेज में जाना है, एसेज लिखने हैं, SOP लिखने हैं। इनफैक्ट मैं भी काम पे जाती हूँ, समटाइम्स देयर आर डेज आई डोंट फील लाइक वेकिंग अप, आई डोंट फील लाइक दैट आई वांट टू गो टू वर्क, बट देयर इज नथिंग वी कैन डू, बिकॉज अगेन नहीं जाएंगे तो डांट पड़ेगी, नहीं जाएंगे तो काम छूट जाएगा, नहीं जाएंगे तो सबसे ज़्यादा टेंशन होती है कि घर बैठ के क्या करूँगी। ओके, फ्री टाइम में पता ही नहीं है क्या करना है, जो हॉबीज़ थी सारी छूट गई, जो चीज़ें पसंद थी सब छूट गया, दोस्त भी अब उसी उम्र में हैं जो सब काम करते हैं, तो व्हाट एग्जैक्टली विल आई डू घर बैठ के, दैट कॉजेज मी मोर स्ट्रेस, इसलिए मैं काम पे चली जाती हूँ। ओके, तो आपके पास किस टाइप के पेशेंट्स आते हैं थेरेपी के लिए? मेरे पास एट दिस पॉइंट हर एक स्पेक्ट्रम से पेशेंट आता है, और आएगा भी, बिकॉज जिस कोर्स में मैं हूँ वो कोर्स बना ही इसलिए है टू ट्रेन अस कि हम सब चीज़ देखें, राइट। बट मेरे पास मैसिव जो एक मेजर चंक ऑफ पॉपुलेशन जो मैंने पर्सनली देखी है वो है बच्चों की। मैंने ऑटिज्म स्पेक्ट्रम देखा है, मैंने ADHD देखा है, मैंने इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ भी देखी हैं। तो अभी के लिए अगर मैं अपना लॉग बुक जब देखती हूँ कि क्या क्या केसेस देखे हैं, ऑफ कोर्स यस अडल्ट साइकाइट्री के हमेशा ज़्यादा रहेंगे, लेकिन एक वो होता है ना, एक पर्टिकुलर डिसऑर्डर के केसेस इतने देखे हैं दैट आपको एक लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग समझ आ जाती है, क्या आप क्वेश्चंस पूछने हैं, कैसे हैंडल करना है, बच्चों को कैसे उनके साथ एक रैपो फॉर्म करनी है। तो वो सब आई थिंक मेरा चाइल्ड साइकाइट्री में काफ़ी अब एक मेजर चंक ऑफ पॉपुलेशन मैंने देखा है। ओके, तो आपने बताया था कि ADHD, ऑटिज़म, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़, तो ऑडियंस को सब नहीं पता होगा डेफिनेटली, तो ADHD और ऑटिज़म, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़, इसको थोड़ा आप एक्सप्लेन कर दीजिए उनके लिए। तो ADHD होता है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इसमें अक्सर बच्चों की ना अटेंशन डेफिसिट्स आते हैं कि बच्चा कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा है, बच्चा प्रोक्रास्टिनेट कर रहा है, क्लास में बैठता तो है लेकिन दिमाग कहीं और ही है, कुछ और ही लाला लैंड में बच्चा है ना। आपके बच्चे को अगर आप एक ग्रुप एक्टिविटी में डाल दो तो शायद वो उस चीज़ में कॉन्सेंट्रेट ना कर पाए, मल्टीपल इन्फॉर्मेशन शायद बच्चा एक टाइम पे ना ले पाए। जैसे कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस अगर टीचर कभी बताती है प्रोजेक्ट को लेके, और अगर वो बोर्ड पे लिखे हुए नहीं हैं, वो वर्बली बताया जा रहा है, तो हो सकता है बच्चे से उनमें से कुछ एक रूल्स या कुछ एक पॉइंट मिस हो जाए।
है ना, ये काफ़ी कॉमन इंडिकेटर्स होते हैं कि बच्चे में अटेंशन प्रॉब्लम्स आ रही हैं। फिर इसी डिसऑर्डर का एक सेकंड पार्ट होता है जिसको कहते हैं हम हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। अब हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर में क्या है, बच्चा एक जगह टिक के नहीं बैठ पा रहा। हमारे टाइम पे भी स्कूल में होता था, एंड आई थिंक ऑडियंस भी बहुत ज़्यादा रिलेट करेगी कि कुछ ऐसे बच्चे होते थे क्लास में जो एक जगह अपनी सीट पे नहीं बैठते थे। ठीक है। पूरा टाइम वो इधर उधर, कभी इसकी सीट में जाके कभी उसकी सीट में जाके पूरा टाइम क्लास में से घूमते रहते थे। ये हर किसी की क्लास में होता है। ये तो मैं भी हूँ। आप भी हो? चलो आपका भी असेसमेंट कर देते हैं। ओके, है ना? ठीक है। हाँ, तो वैसे बच्चे एक जगह टिक के नहीं बैठ सकते, घर में एक जगह टिक के नहीं बैठ सकते, पूरा टाइम दे नीड टू बी ऑन देयर टोज, है ना। यहाँ से स्टिम्युलेशन नहीं मिल रहा तो कहीं और चले गए, डिस्ट्रैक्टेड बहुत रहते हैं ऐसे बच्चे। ऐसे बच्चे कभी कभार स्कूल में टाइज भुलाएंगे, अपनी लंच बॉक्स घुमाया आएंगे, पेंसिल घुमाया आएंगे, पेन गुम जाते हैं रोज़, पेंसिल बॉक्स आज भूल गया, है ना, यहाँ ये रख के भूल गया, घर आके चीज़ें ऑर्गेनाइज नहीं हैं, इधर उधर फैलाई हुई है ना। ये कॉमन इंडिकेटर्स होते हैं बचपन में जो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ शायद आपके बच्चे में ADHD की दिक्कत हो। तो उसके लिए जब हम असेसमेंट लगाते हैं, बहुत ज़रूरी होता है असेसमेंट लगा के डायग्नोस करना। तो कुछ असेसमेंट्स होते हैं ADHD के, जैसे अभी मान लीजिए हम कुछ टाइम से कॉर्नर्स कर रहे हैं, ये एक साइकोलॉजिकल टूल होता है ADHD के लिए। ठीक है। फिर आता है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। अब जैसे कि नाम कहता है कि एक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है ना, तो काफ़ी सिम्टोमेटोलॉजी वेरी करती है। तो अब ऑटिज्म स्पेक्ट्रम में कुछ की फीचर्स होते हैं। सबसे पहला होगा बच्चा आंखें नहीं मिलाएगा आपसे। अगर आपसे बात कर रहा है तो शायद आंखें नीचे होंगी, शायद आंखें ऊपर होंगी, लाइक आईज में आईज मिला के, आईज में आईज मिला के बात नहीं करेगा। ठीक है। अब वो जो आप कह रहे हो कि कुछ लोग नहीं मिलाते, वो उनको ज़रूरी नहीं है ऑटिज्म हो, वो एक इंट्रोवर्टेड पर्सनैलिटी भी हो सकती है। लेकिन तो पता कैसे चलेगा ऑटिज्म है इंट्रोवर्ट? जब आप उसको ऐसे भी बोलोगे कि इधर देख, तो भी वो शायद नहीं देख पाएगा। इवन इफ यू ट्राई टू लाइक गेज देयर अटेंशन, वो शायद आपसे आंखों में आंखें नहीं मिला पाएंगे, या मिलाएंगे तो वो सस्टेन नहीं कर पाएंगे उसको ज़्यादा देर के लिए। फिर दूसरा होता है रेपिटेटिव एक्शंस या स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर्स जिसको कहते हैं। अब यानी कि बच्चे में हैंड फ्लैपिंग अगर ज़्यादा है तो कई बार ऑटिज्म के बच्चों में मैंने जो अपने केस में देखे, दे ऑलवेज फ्लैप देयर हैंड्स लाइक दैट व्हेनेवर दे आर नर्वस। दिस इज वन रेपिटेटिव मूवमेंट उनका। या फिर ये भी ऐसे तो नहीं, ये तो एंजाइटी है। अच्छा, एंजाइटी है? ये एंजाइटी है। हाथ हिलाना ये एक रेपिटेटिव मूवमेंट है। मैंने कभी जैसे देखा नहीं ऐसा किसी। हाँ, क्योंकि ऑब्वियसली अब इट्स वेरी डिफिकल्ट टू लाइक स्पॉट इट आउट अगर आपको नहीं पता ऑटिज्म कैसे दिखता है। हाँ। है ना। तो ऑटिज्म में ये होता है, हैंड एक स्टीरियोटिपिकल मूवमेंट होती है, आपका रेपिटेटिव एक्शंस होता है, एंड सोशल विड्रॉल बहुत होता है ऑटिज्म में। ऑटिज्म के बच्चे अपनी उम्र के बच्चों के साथ शायद बात ना कर पाए, है ना। तो क्योंकि तो फिर वो बात किससे कर पाते हैं? अपनी उम्र से शायद छोटे बच्चों से बात करते हैं, है ना, या उनको कॉम्प्रिहेंशन नहीं होती है। अ लॉट ऑफ टाइम्स ऑटिज्म के बच्चों के ऑनेस्टली कोई फ्रेंड्स ही नहीं होते हैं। तो वो अकेले ही रहते हैं, वो उनका आइसोलेटेड अपना प्ले होता है, अलग ही खेलते हैं, अलग से एकदम अकेले कोने में बैठ के अपने ट्रक्स के साथ, किसी के साथ दे जस्ट प्ले। ठीक है। फिर अगर हम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की बात करते हैं जो काफ़ी कॉमन है, काफ़ी कॉमन होते हैं आईडी के केसेस, स्कूल में बहुत कॉमन होते हैं ना। आपके हमेशा आपने देखा होगा आईडी होगा या एसएलडी होगा, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी आएगा, जिसमें डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया, पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं पढ़ पा रहा, या डिसकैल्कुलिया है तो मैथ्स में दिक्कत है, डिसग्राफिया है तो रीडिंग राइटिंग में प्रॉब्लम आ सकती है, डिसलेक्सिया इज फॉर रीडिंग एंड डिसग्राफिया इज फॉर राइटिंग। तो कहीं ना कहीं ये इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि ऐसा नहीं हो सकता अगर किसी बच्चे को मैथ्स में वो प्रॉब्लम है जो आप बोल रहे हो, क्या था, डिसकैल्कुलिया, यस, तो अगर वो मेहनत करे और थोड़ा हार्ड वर्क डाले मैथ्स पे तो नहीं कर ही नहीं पाएगा। ब्रेन में इसको ऐसा समझो थोड़ा वायरिंग का प्रॉब्लम है। ओके। वो वायरिंग थोड़ी ना ठीक कर पाओगे। दैट्स हाउ अ चाइल्ड हैज ऑलवेज बिन लाइक। उसको आप हेल्प कर सकते हो, उसके लिए 1 क्लास तक 9th तक अगर बच्चे को करना ही है मैथ्स, कोई ऑप्शन नहीं है, तो उसके लिए आप स्पेशल एजुकेटर्स लगवा सकते हो, एक्स्ट्रा हेल्प दे सकते हो, बट इफ़ पॉसिबल 10th में हटवा दो, क्योंकि नहीं कर वो पाएगा, बच्चा कोप अप नहीं कर पाएगा। बच्चे को क्यों उस प्रेशर में डालना? इज़ मैथ्स एवरीथिंग? इज़ रीडिंग राइटिंग एवरीथिंग? नो। ओके, है ना। ठीक है। तो मैंने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, इवन मेरे नोन में भी बहुत सारे, जिनको मैथ्स नहीं कर पाते। अब उनको कैसे पता चलेगा कि उनको आईडी है या फिर वो इंटरेस्टेड ही है, उसको नहीं करना मैथ्स?
हाउ डू दे डिफरेंशिएट? वी हैव असेसमेंट्स फॉर दैट। देखो कभी तो ऐसा कभार कुछ ना हो सकता है कि कोई घर बैठे असेसमेंट कर ले? नहीं पॉसिबल, कोई कुछ उसके लिए तरीका आपको नहीं है? क्लिनिक में आना पड़ता है, अच्छा, बिकॉज जो आना ही पड़ता बैटरी है। ऑफ टेस्ट लगती है वो बहुत बड़ी बैटरी होती है। निम्हांस Okay. बैटरी लगती है SLD के लिए, तो स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी के लिए होता है वो। Okay. तो वो एक बहुत बड़ी बैटरी है, एंड बिफोर हम किसी को स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी का बोल सके, उनका IQ टेस्ट होता है पहले, और IQ टेस्ट इन इट सेल्फ इज़ अ 2.5 hour टेस्टिंग पीरियड। क्या बात कर रहे हो? यस, ओह, एंड उसके बाद उसकी स्कोरिंग भी होती है। तो अगर ऐसा लगता है किसी को कि हाँ मैथ्स में बहुत ही प्रॉब्लम है यार, बच्चा कॉन्सेप्ट समझ के भी नहीं कर पा रहा, देन व्हाट्स दी हार्म, एक बार ही टेस्ट करा दो, पता चल जाएगा इफ द चाइल्ड इज लाइक जस्ट बीइंग लेजी अबाउट इट और इज द चाइल्ड जेन्युइनली सफरिंग। ये तो है। ओके, तो हम आ जाते हैं इसके बाद अडल्ट साइकेट्री पे। यस, इसमें क्या होता है? अडल्ट साइकाइट्री में बहुत सारे डिसऑर्डर्स होते हैं। आपका मान लीजिए मीनिया हो गया, बाइपोलर हो गया, डिप्रेशन, एंजाइटी, स्किज़ोफ्रेनिया, OCD एंड plenty others, hypochondriacal disorders, illness anxiety जिसको कहते हैं, everything is there। तो आपने जो बोला मीनिया में क्या होता है? मीनिया बाइपोलर डिसऑर्डर के अंदर ही आता है। मीनिया इज तेज़ी आना शरीर में, अचानक से पीपल गेट स्पर्ट्स ऑफ हाई एनर्जी, और वो एनर्जी चलती है 1 हफ्ता 2 हफ्ता, मतलब वो रुक ही नहीं पाते, उनको पता ही नहीं चलता कि समय कितना ज़्यादा है, एंड द रिक्वायरमेंट फॉर स्लीप रिड्यूसेस इमेंसली। Okay. वो 2 घंटा सोएंगे बट उनमें इतनी एनर्जी होगी कि आप सोचो कि भाई इसमें इतनी एनर्जी कैसे आ रही है। तो ये गलत है? ऑफ कोर्स ये गलत है। आपका शरीर 2-2 हफ्ता 3-3 हफ्ता सिर्फ 2 घंटे की नींद पे नहीं चल सकता, इतनी एनर्जी के साथ, इतनी फुर्तीलेपन के साथ। आपका एग्रेशन बढ़ जाता है, आपका बॉरिश बिहेवियर बढ़ जाता है, आपकी सेक्सुअल बिहेवियर ज़्यादा बढ़ जाते हैं, आप ज़्यादा पैसा खर्च करना शुरू कर देते हैं, आप इरिटेटेड एजिटेटेड रहने शुरू हो जाते हैं, या तो बहुत ज़्यादा ही खुशी होगी या तो बहुत ज़्यादा ही चिड़चिड़ापन रह जाएगा। तो ये सारा बहुत एबनॉर्मल स्केल पे चला जाता है कि दिस इज़ नॉट नॉर्मल, वॉट एवर बिहेवियर यू आर डूइंग इट्स नॉट नॉर्मल। मीनिया के सिम्टम्स किसी में 2-3 दिन ही हैं बस? उसको हाइपोमेनिया कहते हैं। हाइपोमेनिया? हाइपोमेनिया, अ लेसर फॉर्म ऑफ मेनिया, दैट्स इट, दैट्स द ओनली डिफरेंस, इट्स अ लेसर फॉर्म ऑफ मेनिया। मान लीजिए किसी को 2-3 दिन काम करना है लेटेस्ट से, अब वो कह रहा है वो 2-3 घंटे की भी नहीं लेता है, ही स्टिल फीलिंग दैट एनर्जी कि भाई मेरे को फ़र्क नहीं पड़ रहा, मैं 2 घंटे की नींद में भी अपना पूरा काम कर लूँगा। तो व्हाट इज़ दैट? उसको भी बोलेंगे? हाँ, वही तो मैं जानना चाहता हूँ। हम भी करते हैं, बट 2 हफ्ता निकाल सकते हो 2 घंटे नहीं की नींद 2 में? हफ्ता नहीं, मैं वही पूछ रहा हूँ, 2-3 दिन के लिए अगर ये हो रहा हो तो? 2-3 दिन में आप जो करोगे ना, आपको यू विल यॉन। आप मान लीजिए सुबह काम करो, शाम को आते आते यूल बी लाइक दिस, यूल बी टायर्ड, योर बॉडी विल रिस्पॉन्ड। मीनिया के लोगों में नहीं होता। ओके, वो पूरा टाइम ही ठीक रहेंगे कि हाँ वही तो 10-15 घंटे की नींद लेकर आया है आदमी, बट नहीं, वो 2 घंटे की नींद पे होता है। ओके, तो ये डिफरेंस है। आप 2 घंटे की नींद लोगे, ऐसा हो ही नहीं सकता अगले दिन आपकी बॉडी आपको साइन ना दे कि इट नीड्स रेस्ट। यू विल यॉन, यू विल फील लेजी, यू विल फील एजिटेटेड, यू विल फील इरिटेटेड जब नींद पूरी नहीं है कि यार जल्दी करो, ट्रैफिक में खड़ा नहीं हुआ जाएगा, फिर हॉर्न पे हॉर्न मारोगे, है ना। तो ये ऑब्जर्वेबल बिहेवियर्स। ओके, तो उसके बाद आ जाते हैं, आपने बताया था कि मीनिया इज़ अ पार्ट ऑफ बाइपोलर। व्हाट इज़ बाइपोलर देन? बाइपोलर डिसऑर्डर वही है कि पहले 2 एंड्स ऑफ द मूड आ जाता है। जैसे कि बाइपोलर में अगर एक तेज़ी का एपिसोड आया मीनिया का, जब वो मीनिया का एपिसोड ख़त्म होगा ना, एक सडनली डिप्रेशन का फेज हिट हो जाएगा। मूड ग्राफ होता है जिसको हम कहते हैं। तो तेज़ी आएगी, फिर तुरंत डिप्रेशन आ जाएगा, फिर वो साइकिल चलेगा, फिर वो दोबारा मेनिया आ जाएगा, फिर डिप्रेशन आ जाएगा। तो इट्स लाइक दैट, इसलिए उसको बाइपोलर डिसऑर्डर कहते हैं। तो किसी को भी अगर मेनिया है या फिर बाइपोलर डिजीज़ है, तो उसे कैसे पता चलेगा कि यार मेरे को थेरेपी, ये आपको हाउ विल यू डिसाइड इवन? ये आपको आपके मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स बताते हैं अपॉन द सिवियरिटी। ओके, अब कभी कभार people genuinely just need someone to talk to. People just need someone to tell them the coping mechanisms to make them understand that this is how your brain thinks. This is how you can restructure it, जिसको हम cognitive restructuring कहते हैं, and they are good to go. Okay. But psychology and psychiatry goes hand in hand. Okay. मेडिसिन भी लेनी पड़ती है। OCD के जब हम पेशेंट्स देखते हैं, उनकी दवाइयाँ भी चलती है, उनकी थेरेपी भी चलती है। ना दवाइयाँ अलग कुछ कर सकती हैं, ना थेरेपी अकेले कुछ कर सकती है। देयर आर सर्टन डिसऑर्डर्स जिसमें ज़रूरी होता है फॉर मेडिसिन एंड थेरेपी इंटरवेंशंस टू गो हैंड इन हैंड। ये आपका मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल ही आपको असेस करके आपका राइट इंटरवेंशन प्लान, ट्रीटमेंट देख के ही आपको बता सकता है।
Okay. Then what is schizophrenia? Schizophrenia is a kind of psychosis that a person is in, जहाँ पे reality हिली हुई होती है. You do not think straight. You live in a completely different world, a world that does not exist. I'll give you a case vignette, okay? तो मेरे एक पेशेंट देखा था मैंने. वो मेरे पास आई थी और उन्होंने कहा था कि मैडम मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, बस मेरे पति को उठा के ले गए हैं तमिलनाडु की सरकार. मैंने कहा अच्छा क्यों तमिलनाडु? क्योंकि मुझे भी ऐसा लगा कि शायद कुछ हो इशू, मे बी शी इज़ एक्चुअली स्ट्रगलिंग. एंड देन शी सेड क्योंकि उन्होंने ना मेरे मम्मी पापा की बात नहीं मानी थी, उन्होंने मुझे मारा. मैंने कहा ओके, मे बी अ केस ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, लेट्स प्रोसीड विद इट केयरफुली. धीरे धीरे बात करके समझ आया कि लेटर ऑन शी सेड बट अब क्या फ़ायदा, अब तो मेरा पति मर गया है, अभी मैं मंदिर जाऊंगी और वो पूरा मैम पूजा वगैरह होगी तब जाके वो वापस जिंदा होंगे. दैट्स व्हेन आई रियलाइज ओके वेट, maybe this is going somewhere else, maybe this is a psychotic case and I need to look at it and proceed at it in that way. Okay. फिर उन्होंने बोला कि मैं ऑलरेडी अपने पति को 5-6 बार वैसे फिर से ज़िंदा कर चुकी हूँ, उनको बार बार आके सरकार ले जाती है, मुझसे सरकार टीवी से बात करती है, मैं टीवी चलाती हूँ मुझसे बात करते हैं, मैं नहाने जाती हूँ तो शीशे में वो आ जाते हैं मुझसे फ़ोन कर रहे हैं, इसलिए मैं वहाँ पे कपड़ा लगा के नहाती हूँ. दीवारों से बात करती हूँ क्योंकि जो बाथरूम में जो दीवार है, एक लेफ़्ट साइड की दीवार है, वो केरला से कनेक्टेड है, तो मुझे कभी केरला के सीएम से बात करनी होती है तो मैं उससे उस दीवार पे से कान रख के सुन. तो जब ऐसी चीज़ें सुनने में आती हैं देन यू रियलाइज दैट दिस इज़ अ केस ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया. देयर आर hallucinations प्रेजेंट, देयर आर delusions प्रेजेंट, देयर इज कैटाटोनिक बिहेवियर प्रेजेंट. ये हर जगह होता ही होता है. Okay. hallucinations हो गया है कि विजुअल hallucination है कि आवाज़ें सुनाई दे रही हैं. कौन सी आवाज़ है, किसकी, कोई नहीं है दिख रहा. आपका ऑडिटरी hallucination ये हो गया, आपका विजुअल hallucinations भी होता है कि कोई खड़ा है. नहीं है लेकिन. तो मैं जब अपनी इंटर्नशिप कर रही थी तो मेरे पास एक hallucination का केस आया था. ऑब्वियसली मैं सुपरविजन में ही देख रही थी वो केस. तो उसमें था एक लड़की आई थी, छोटी ही थी, मान लीजिए 20-22 साल की. Okay. थोड़ा अर्ली स्किज़ोफ्रेनिया हिट हुआ था उनका. लड़कियों में इतनी जल्दी हिट नहीं होता है. साथ में वो बोली कि मैम एक और कुर्सी लगा दीजिए यहाँ पे. मैंने कहा मुझे ऐसा लगा कि शायद उनके माता पिता भी साथ में आए होंगे, तो मैंने कहा ओके मैम श्योर. कुर्सी लगाई तो बोला हाँ जी अब शुरू कीजिए. तो मेरे को आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैंने पूछा कि आपने सेकंड चेयर क्यों लगवाई मुझसे. कहती मेरी फ्रेंड बैठी है ना यहाँ पे. मैंने कहा ओके कहाँ है आपकी फ्रेंड. कहती मैम ये रही बैठी है. तो मैंने कहा अच्छा क्या नाम है आपकी फ्रेंड का. कहती आप खुद ही पूछो. देन आई हैड टू आस्क कि ठीक है ओके व्हाट्स योर नेम. एंड देन वो मुझे देखे तो आई हैड टू प्ले अलॉन्ग विद इट. तो मैंने बोला आई थिंक आपकी दोस्त थोड़ा शर्मा रही है, आप मुझे बताओगे कि क्या नाम है इनका. तो उन्होंने मुझे उनका पूरा नाम वाम बताया कि इनको ऐसे फ्रेंड मिली, कैसे इनकी बातचीत हुई, कैसे ये इनको सारे अपने सीक्रेट्स बताती हैं एंड चीज़ें इनके साथ वर्क करती हैं. तब जब धीरे धीरे मैंने बात करी उनसे तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि रियलिटी बहुत ज़्यादा डिसोरिएंट हो रही है एट दिस पॉइंट, कि शी इज़ अनेबल टू अंडरस्टैंड दिस इज़ नॉट रियल, शी इज़ नॉट रियल, बट टू हर इट फील्स रियल. शी क्राइज इफ़ दैट hallucinated person does not come. वो रात को वेट करती है कि अभी 12 बजे तो अब आएगी. कभी कभार 12:30 हो जाते हैं, कभी कभार 1 हो जाता है. वो जब वो मन में एक इमेजिनरी पर्सन जो आपको एक्चुअल में दिख रहा है वो नहीं आया तो उसको डिस्ट्रेस होता है कि लड़ाई हो गई, मेरी दोस्त नहीं है मेरे पास, मैं पागल हो जाऊंगी, वेयर इज शी, वाई इज शी नॉट हियर, वाई इज शी नॉट स्पीकिंग टू मी. सो इट इज़ अ रियल थिंग. तो इज दिस केस सॉल्व्ड या अभी चल रहा है? स्किज़ोफ्रेनिया मैनेज होता है, सिम्टम मैनेजमेंट पे आते हैं, लेकिन स्किज़ोफ्रेनिया की क्योर नहीं है कुछ. अब मैंने वो इंटर्नशिप भी अब छोड़ दी क्योंकि ऑब्वियसली आई हैड टू स्टार्ट माई कोर्स. सो आई रियली डोंट नो वेयर दैट गर्ल इज़, बट आई रियली होप द सिम्टम्स आर मैनेज बिकॉज दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट सिवियर केसेस ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया दैट आई हैड सीन, दैट टू विद सच एन अर्ली ऑनसेट एंड वेरी क्लियर कट सिम्टम्स. ओके, तो कोई ऑडिटरी सिम्टम वाला पर्सन ऑडिटरी hallucinations, या ऑडिटरी hallucinations मेरे अब के in my course of 10 months उसमें मैंने ऑडिटरी hallucinations काफ़ी देखे हैं. लाइक कोई एग्जांपल आप कोई केस शेयर करना मन चाहें? में आवाज़ें आती हैं कि अगर तूने अपनी चीज़ इस थेरेपिस्ट को बताई तो तुझे मार दूंगा. सीरियसली? क्या इसलिए वो पेशेंट्स थोड़े गार्डेड होते हैं, थोड़ा बता नहीं पाते हैं, डरते हैं, क्योंकि मन में वो आवाज़ बोलती है अगर तूने इसको बताया तो तेरी बात नहीं मानेगी, तुझे जज करेगी, तेरे पे हंसेगी. ओह. तो
ऑडिटरी एलिमेंट्री हेलुसिनेशंस होते हैं। ओके, तो और कोई केस आप शेयर करना चाहें हमारे साथ? एक और था पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया का। ओके। काफ़ी टाइम हो गया वो केस देखे हुए भी, एंड उनका हिस्ट्री बहुत अच्छा था क्योंकि वेरी शार्प माइंडेड मैन, ठीक है। वेरी स्मार्ट, वेरी वेरी स्मार्ट, MBBS कर रहे हैं अपनी, एंड एक्सट्रीमली जिसको कहते हैं ना चाइल्ड प्रोडिजी, एकदम दिमाग से सुपर तेज़, लेकिन वहम शक कि कोई मेरे पीछे पड़ा हुआ है, कोई मुझे मार देगा, कोई मुझे मारने की प्लानिंग कर रहा है, और इतना रियलिटी से अलग, इतना रियलिटी से अलग कि ही इवन ट्राइड टू गेट हिमसेल्फ अ गन, कि मैं गन का लाइसेंस ले लूँ, कि मैं पुलिस से प्रोटेक्शन मांगूँ। तो जाते थे पुलिस स्टेशन कि मुझे प्रोटेक्शन दो, मुझे प्रोटेक्शन दो, when there is no actual threat। और ये no actual threat elicit करने में ही हमें बहुत टाइम लगा, बिकॉज what if genuinely एक actual threat हो उसकी लाइफ पर, हम उसको एक पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया के नाम पे उसकी फीलिंग्स को डिसमिस कर रहे हैं। वी कांट डू दैट। तो पूरा हिस्ट्री लेके पेरेंट्स से, गर्लफ्रेंड्स हो गई, आपके मम्मी पापा भाई बहन, सबको पकड़ के हमने हिस्ट्री ली कि ये क्या है, ये एक्चुअल में इनके साथ ये इंस्टेंसेस हुए हैं जो ये बता रहे हैं। व्हेन वी इवन टॉक टू फ्रेंड्स जो सबसे क्लोज प्रॉक्सिमिटी में उनके साथ उस टाइम पे उनके दोस्त रहते थे, उनका फ्लैटमेट रहता था, जो जब फ्लैटमेट से बात करी वी रियलाइज़ कि ये सब इट्स ऑल इन हिज हेड। इनका एक ट्रिगर पॉइंट आया, इनको ऐसा लगता है कि इनके बेड के नीचे कोई छुपा रहता है रोज़, जो इनको मारने की साजिश करता है। खिड़की के बाहर एक पड़ोसी की गाड़ी खड़ी रहती है पूरा टाइम, तो उनको लगता है ये स्टॉक कर रहे हैं, अच्छा, अभी कभी भी मार देंगे, मैं जब भी घर से निकलूँगा कहीं से भी गोली बच जाएगी और मैं मर जाऊँगा। These cases, I mean, they actually exist. A lot of people say कि movies में है, but no, we've actually seen it in real life, and it is really scary for them, you know, to like go through this. ओके। तो आपने मुझे अभी थोड़ी देर पहले एक बात बताई थी कि जो गर्ल्स होती हैं उनमें स्किज़ोफ्रेनिया जल्दी हिट नहीं होता, लेकिन जो आपने केस मुझे बताया उसमें 22 ईयर्स में हो गया था। आपने ऐसे क्यों बोला, लाइक मेल्स में जल्दी हिट करते? व्हाट इज द एज? ये एक इसकी स्टडीज़ हो रखी हैं। अगर जब आपका इसका प्रेवलेंस देखो, आप इटियोलॉजी फैक्टर्स वगैरह ये सब पढ़ते हैं जब हम, तो उसमें रहता है कि स्किज़ोफ्रेनिया में अर्ली ऑनसेट मेल्स का होता है, अर्ली 20s में, और फीमेल्स का 35-40 में होता है यूजुअली। हाँ, बट ऐसा नहीं है कि ये पहले हो नहीं सकता, इट्स जस्ट एन एस्टिमेट। तो अभी हमने बहुत सारी थेरेपी की बात करी, तो डेफिनेटली इसमें कपल थेरेपी भी होती है, तो उसमें भी लोग आते होंगे। तो जो अपने बहुत सारे पार्टनर्स होते हैं उनके टॉक्सिक होते हैं, और वो उसके बाद उनसे हट नहीं पाते, बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं। अगर उनको कोई समझाए भी कि यार ये गलत है आपके लिए, दे आर लाइक नहीं यार बहुत अच्छा है, भले वो कितना भी टॉक्सिक हो। तो वाई डज दिस हैपन? अब लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप में क्यों रहते हैं? वाई डू योर फ्रेंड्स डोंट लिसन व्हेन यू से कि भाई छोड़ दे इसको, है ना? गलत है आपके लिए वो। फॉर वन सिंपल रीजन, लव बॉम्बिंग। ओके, एक न्यू टर्म है जो हम भी सीखते ही हैं, बिकॉज वी हैव टू काइंड ऑफ। इनिशियली रिलेशनशिप्स में घुसते टाइम या उससे पहले जो इतना एफर्ट जो दो पार्टीज लगाती हैं, वो एक टाइम के बाद फेड आउट हो जाता है। देन द ट्रू कलर्स ऑफ दैट पर्सन कम्स अप। और हमें, और यू नो बहुत लोग बोलते हैं मैम पहले ही बता देता ना, या पहले ही मुझे क्यों नहीं दिखा। बट मेरे को एक चीज़ बताओ, कोई तुमसे पहली बार मिलेगा, वो अपना बेस्ट इंप्रेशन ही तो डालेगा ना तुम्हारे सामने। कोई तुम्हें अपनी बुरी आदतें बताएगा? नहीं। अरेंज मैरिजेस में अगर कोई लड़का या लड़की शादी से पहले शराब पीती भी हुई, तो क्या वो आके फर्स्ट मीटिंग में ये बोलेगी कि मैं शराब पीती हूँ, मैं सिगरेट पीती हूँ? नहीं बोलेगी ना। लोग अपना बेस्ट फुट ही तो फॉरवर्ड डालेंगे। प्रॉब्लम कहाँ आती है? जब यही दो लोग अपने आप को समय नहीं देते हैं एक दूसरे को जानने का। दे आर वेरी क्विक टू गेटिंग इन टू दिस। कल बात हुई, आज डेट किया, कल परसों रिलेशनशिप खत्म, और उतनी ही जल्दी से फिर ब्रेकअप भी हो जाता है। Because you don't know how the person thinks, you do not know the person's past. टॉक्सिसिटी में ना अक्सर वही 3-4 चीज़ें आती हैं। ट्रस्ट इश्यूज आते हैं, इधर उधर बाहर जाने से आई थिंक कुछ रोक टोक भी अपेरेंटली होती है। वाई आर यू टॉकिंग टू दिस पर्सन, वाई आर यू नॉट, यू नो, मेल बेस्ट फ्रेंड्स का कॉन्सेप्ट जैसे अपेरेंटली एग्जिस्ट नहीं करता है। वाई कांट अ गर्ल एंड अ बॉय बी फ्रेंड्स? दे कैन बी फ्रेंड्स, क्यों नहीं रह सकते? बट क्योंकि लोगों का पास्ट इतना खराब होता है, दे जनरलाइज इट। क्यों? बिकॉज बैगेज से डील करना नहीं आता, कभी डील नहीं किया। ओ ब्रो, नो नो, शी डिडंट हर्ट माय,
you know she didn't break my heart, I will move on. इधर से उधर, उधर से इधर जंपिंग चलती है रिलेशनशिप से. आज इससे निकले, 1 महीने बाद उसमें, 3 महीने बाद उसमें. कोई कॉन्क्रीट ह्यूमन बॉन्ड तो फॉर्म ही नहीं कर रहा, कोई एफर्ट ही नहीं डाल रहा किसी को जानने का, किसी को समझने का, किसी को परखने का. आप मौका तो दो. यू शुड नो कि एक इंसान पहले कैसा था, वो इंसान आज कैसा है, वो इंसान आगे जाके बनना कैसे चाहता है. That is how you choose partners, right? But sometimes it feels, especially in young age, वो young adults जो teenagers होते हैं ना, जो adolescent वाली age होती है, I think वहाँ पे ये concept इतना far fetched हो गया है ना कि no, he is nice to me, he may be nice to others. That's not a good trait. अगर कोई इंसान आपके साथ ही सिर्फ अच्छा है और बाहर जाके बिल्कुल एक इनअप्रोप्रिएटली बिहेव कर रहा है, इवेंचुअली अगर इसी पर्सन के साथ आप आगे रहने का सोचते भी हैं, देन आप नहीं रह पाएंगे, बिकॉज देयर इज अ सोशल वे ऑफ लिविंग एज वेल, है ना. दैट्स व्हेन थिंग्स टर्न टॉक्सिक एंड दैट्स व्हाई इट बिकम्स एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू लीव दैट पर्सन, क्योंकि उस पर्सन के आपने इतने गुड चीज़ें देख ली है ना कि अब जब कोई आपको बैड चीज़ दिखाता है, आपके वो रोज टिंटेड ग्लासेस लगे हुए हैं. यू कैन नॉट लुक एट देम अ सर्टन वे, क्योंकि आपने अपने मन में उनके लिए एक ऐसी इमेज बना ली है दैट ही इज लाइक दैट बिकॉज ही इज लाइक दैट टू मी, बट दैट इज नॉट ट्रू. दैट समटाइम्स इज मैनिपुलेशन, दैट समटाइम्स इज गैस लाइटिंग ऑल्सो. दैट इज नॉट ट्रू, राइट. सो टॉक्सिसिटी बहुत अर्ली स्टेजेस में आइडेंटिफाई हो जाती है, बट आप देखते नहीं हो, आप देख नहीं पाते, क्योंकि no, I'm very understanding. No, I'm very modern. No, I'm very open. No. Talk it out. So why do people are unable to move on? That's a very tricky question. And I think it's very subjective also. सबसे पहली चीज़ होती है लोगों का coping style. Some people are genuinely very sensitive and some people are genuinely very headstrong. And some people are like somewhere in the middle, back and forth. वो जो होता है ना, आज एक्स को ब्लॉक किया, कल अनब्लॉक किया, फिर अनब्लॉक किया, अनब्लॉक किया, थोड़ी बात करी, फिर यू रियलाइज नहीं ये तो खराब ही था. बट मूविंग ऑन becomes extremely difficult is because you're used to this person. Imagine this, you're waking up, even if it's for like 1 month. Imagine for 30 days straight, you're waking up. The first thing in the morning you do is send a good morning. And then moving forward, if you're looking pretty, you send a selfie, then you get some level of validation, then you're talking throughout the day, you're getting to know, हाँ आज मैंने ये किया, वो किया, तुझे पता है आज मेरे साथ ऐसा हुआ, and then the gossip begins. You are angry, you can vent, you are sad, you can go to them. And then suddenly, one day, there is no one you can go to. एक रोमांटिक रिलेशनशिप्स में जो एक कॉन्वर्जेशन करने का स्टाइल होता है ना, वो कहीं और नहीं मिलता है. फ्रेंडशिप में वो नहीं हो पाता है, सिस्टरहुड में वो सब नहीं हो पाता है, ब्रदरहुड में नहीं हो पाता है. सम पीपल हु आर इवन क्लोज टू देयर पेरेंट्स, लाइक आई एम वेरी क्लोज टू माई मदर, एक्सट्रीमली क्लोज टू माई मदर. लाइक आई टेल माई मॉम एवरीथिंग, A to Z. I will tell her, this happened, that happened, but the conversation that you would want to have romantically, you cannot have with your mother. वो एक partner के साथ ही निकलती है that, this happened, and sometimes you also need them to manify you, but then suddenly सोचो that person is out of your life. तो वो है ही नहीं, एक पैटर्न ब्रेक हो जाता है आपका. वो जगह खाली हो गई कि 30 दिन तक ये चीज़ थी और अब नहीं है. It's a loss. It's actually a loss. You grieve that person. You're mourning that person. And it's extremely painful. Okay, so हमारे क्वेश्चन सारे एंड हो गए हैं, बट अब एक सेक्शन है नोइंग द गेस्ट, जिसमें हम कुछ और सवाल पूछते हैं. तो आपको मूवीज़ वगैरह देखने का शौक है? Movies, yeah. या तो एनी फेवरेट एक्टर एक्ट्रेस? I think Pankaj Tripathi. Okay, any actress? Deepika Padukone. She's very versatile, yeah. Okay, so music? Karan Aujla. Please, always. Okay. Love him. Any sports you like to watch? No. No. I am the most lazy person. I have zero interest in sports. Okay, so books? I read a lot of books. तो कोई जो आपको सबसे romantic अच्छी लगती हो? genre, yeah, fiction. कोई book particular? Recently, I have not recently. This is my 3rd or 4th read of this book, Forbidden.
ओके, So it's a romantic genre. ऑथर But कौन है? that I have forgotten. Some Cecilia something. ओके I don't remember the full name. Yeah. ओके ओके, सो व्हाट आर योर हॉबीज? None as of now. None. Kind None? of, yeah, none. So what do you do in free time? You must be having something to do. I do not have free time. Okay. Yeah. So you I think I've genuinely lost my touch with all my hobbies. I'm a trained Bharatnatyam dancer. Huh. Yeah, I'm a trained Bharatnatyam dancer. I used to sing also. I had done few pageants also before. I was a model for quite a few years of my life until I decided that this is something I do not want to pursue. Okay, modeling. Yeah. Okay. But modeling, pageants, and that's when I realized no, I really want to give myself into academics and be a part of academia. So But now you can maybe. I really don't have the time now. More than ever, I really don't. I have 12 hours of shift almost every day, pulling myself, and then academics also. Since I'm a trainee, I also have to study. So I think I have not danced in almost a year now. Never been to my classes in a year. So Okay. जाना चाहिए वैसे आपको. I know I should, but I really कभी don't time have the निकाल time. I really can't. Just don't seem to have the time. कहते हैं कि जिस चीज़ के लिए समय निकालना होता है आदमी उसके लिए निकाल लेता है. Yes, you tell me how. Somebody should give me a few hours in my day. I would really love to do that, but I really don't. Okay. Yeah. So thank you for coming to the podcast. आपने अपने busy schedule से हमारे लिए time निकाला. Thank We are very you. grateful. If you are that much busy, so then I will definitely say कि हाँ भाई. Thank you so much for having me. Thank you. Thank you.